हेलो बच्चे लोग को। आज हम करने वाले हैं हमारा बजट का जो चैप्टर है उसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है बजट को समझने में, उसके अंदर अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स आते हैं। तो चलो सारे टेक्निकल वर्ड्स को बनाएंगे इजी। चलते हैं हमारे वन शॉट की ये वीडियो में, आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, तो देखो यहाँ पे क्या है, चैप्टर 10 हमारा बजट। बजट बेटा बेटा जनरली ये क्या होता है, थ्री टायर, ये जो बजट होता है ये गवर्नमेंट बनाती है। अब ये गवर्नमेंट बनाती है मतलब देख, जैसे कि हमारा घर होता है, घर के अंदर भी क्या होता है कि हम ऐसे अनाप शनाप खर्चा करते नहीं। हमारे मदर फादर क्या बनाते हैं, एक बजट बनाते हैं महीने का, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, खर्चा किया जाता है। वैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, खर्चा किया जाता है। मगर सर गवर्नमेंट को क्या जरूरत है बजट बनाने की? बेटा गवर्नमेंट को बजट बनाने की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो गवर्नमेंट का नहीं होता, वो होता है आम लोगों का, क्योंकि वो लोगों से पैसे लेती है और लोगों के पीछे खर्चा करती है। इसीलिए क्या हो कि खर्चों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसका इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हो, इसलिए क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है कि हम कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में गवर्नमेंट पब्लिक को बताते हैं कि हमने जो बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया, कहाँ एक्सेस खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा कम हुआ, वो सारी डिटेल शेयर करते हैं। तो चलो, अब बजट के अंदर कौन बनाएगा इसको, गवर्नमेंट बनाएगी। कितनी प्रकार की गवर्नमेंट होती है, बेसिकली तीन प्रकार की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो बजट होता है उसको बोलते हैं यूनियन बजट या तो कंट्री का बजट। बेटा ये जो बजट आता है ना, ये आता है फर्स्ट फेब ऑफ एवरी ईयर। बेटा बजट कहां पर आता है, बजट हर साल आता है, और वो हर साल कौन सी तारीख को आता है, फर्स्ट फेब को आता है, ये डेट फिक्स है। ठीक है। स्टेट का बजट होता है वो इसको बोलते हैं स्टेट बजट। वैसे ये स्टेट का बजट अलग अलग गवर्नमेंट का बजट होता है, अलग अलग गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट लाती है, वो उनकी डेट अलग अलग होती है। और नेक्स्ट होता है लोकल गवर्नमेंट का बजट। उसके अलावा जैसे अगर सिटीज होगा तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट आएगा, स्मॉल सिटीज होगी तो म्यूनिसिपैलिटी आएगा, डिस्ट्रिक्ट होगा तो जिला पंचायत होगा, तालुकास होगा तो तालुका पंचायत, एंड विलेजेस होगा तो ग्राम पंचायत वगैरह का आता है। तो इन द डेमोक्रेसी नो गवर्नमेंट कैन अंडरटेक एक्टिविटी, ये तो मैंने आपको बता देगी क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब कि लोग एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं देश चलाने के लिए। तो वो जो देश चलाती है, वो जो गवर्नमेंट देश चलाती है, वो लोगों के बिहाफ पे देश चला रही है। इसलिए दे कैन नॉट इंकर एक्सपेंडिचर और रेज इनकम विदाउट द अप्रूवल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है हमारा किसका, लोकसभा का इलेक्शन होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा जी, कि हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनको भेजते हैं दिल्ली की, आप दिल्ली के अंदर बैठो और क्या करो, गवर्नमेंट चलाओ। क्या चलाओ, इंडियन गवर्नमेंट को चलाओ। तो बेटा वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं हर एक स्टेट में से। ठीक है। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जो मेन गवर्नमेंट होती है जिसके पास मोर देन 50% पावर होता है, वो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने प्रस्ताव रखती है कि भाई इस एरिया में इतना खर्चा करेंगे, इस एरिया में इतना खर्चा करेंगे। वो प्रस्ताव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना वोट देते हैं, और जब मेजोरिटी वोट उनको मिलते हैं तो वो बजट पास होता है, और तभी गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है। क्लियर है ये चीज? ओके, ये था बेसिक आपको नॉलेज देने के। अब हमारा कंसेप्ट चालू हो रहा है बजट। बजट क्या होता है, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल ईयर, बजट हमेशा क्या किया जाता है, कमेंसमेंट जो साल होता है उसके पहले दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, प्रेजेंट करेगी किसके सामने, बिफोर द इलेक्टेड बॉडी। क्या प्रेजेंट करेगी, एस्टिमेटेड, क्योंकि ये आने वाले साल का है तो हम एक्चुअल तो कैसे बता सकते हैं, इसलिए हम एस्टिमेटेड स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर और इनकम क्या करते हैं, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि इतनी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे और उसके सामने हमारी इतनी एस्टिमेटेड इनकम होगी, और वो स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। ठीक है। हर एक गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उसके एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड इनकम को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ बजट। गवर्नमेंट बजट इज, ये क्या है, वो ऊपर वाली ही चीजें नीचे की है। ये क्या होता है, एक एनुअल, क्योंकि हर साल पेश किया जाता है, तो ये है एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये क्या होता है, जैसे एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसका क्या होता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, वैसे ही बजट भी क्या होता है, एक एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, आइटम वाइज
एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एंटीसिपेटेड, हम एंटीसिपेट करते हैं कि इतना खर्चा होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर को जब हम आइटम वाइज लिखते हैं उस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोला जाता है। और ये किसके लिए होता है, ये आने वाले साल के लिए होता है। किसके लिए होता है, आने वाले साल के लिए होता है, तो फॉर अ न्यू फिस्कल ईयर, ठीक है। एनुअल अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होता है एक डेबिट तरफ और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होता है, पूरा कैश आउटफ्लो, क्या होता है, कैश आउटफ्लो, जबकि क्रेडिट तरफ पे क्या होता है, कैश इनफ्लो। मतलब कि बेटा किसी भी प्रकार से कैश जाए तो किधर लिखो, किसी भी प्रकार से कैश आए तो किधर लिखो, क्रेडिट तरफ। वेरी गुड। अब देखो, अब इसमें भी क्या होता है, जो कैश इनफ्लो या तो कैश आउटफ्लो, उसको हम दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, समझ गए। तो रिसिप्ट के भी दो भाग होंगे और एक्सपेंडिचर के भी दो भाग होंगे। तो एक्सपेंडिचर के दो भाग कौन से हुए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम के दो भाग कौन से होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये जो बजट होता है ना, बजट, इसके अंदर हम, मैंने आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास कोई पैसे नहीं होते। गवर्नमेंट लोगों से पैसे लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और उनके पीछे खर्चा करती है। तो बेटा जितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, अगर उतना ही क्या होगा, इनकम होगी, एंटीसिपेटेड इनकम। तो हमारा बजट को क्या बोलेंगे हम, बैलेंस बजट बोलेंगे। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू एंटीसिपेटेड इनकम तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस बजट। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बजट। और अनबैलेंस बजट में भी दो प्रकार होते हैं, पहला होता है डेफिसिट बजट और दूसरा होता है सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट किसको बोलते हैं, डेफिसिट मतलब कमी हो जाना, मतलब कि क्या हुआ, खर्चा ज्यादा कर दिया और इनकम कम आई। तो जब हमारा एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एंटीसिपेटेड इनकम, उसको क्या बोलते हैं हम, डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट को क्या बोलेंगे, सरप्लस, अरे पैसे बच गए, हमको मम्मी ने पॉकेट मनी दी थी 100 रुपए, उसमें से हमने खर्चे 90 रुपए, कितने बच गए, 10 रुपए बच गए। इसी को क्या बोला जाता है, सरप्लस बजट बोला जाता है। कि जब हमारा खर्चा कम होता है, इनकम ज्यादा होती है, तो सरप्लस बजट। हमको मम्मी ने दिए 100 रुपए, हम खर्च करके आ गए 150 रुपए, कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, 50 रुपए। मम्मी को बोलते, मम्मी 50 रुपए और दो, फ्रेंड को लौटाने पड़ेंगे क्योंकि मेरा क्या हो गया है, डेफिसिट बजट हो चुका है। समझ गए, ओके। तो ये था अब अबाउट द बजट। अब देखो एक्सपेंडिचर के बारे में बताता हूं। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को करंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताता हूं। किसके बारे में, कैपिटल। बेटा ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे क्या होगा, हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। बेटा एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, पैसे आएंगे कि जाएंगे, तो पैसे जाएंगे तो पैसों का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, हाँ जी, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। अब पैसे जा रहे हैं मतलब मैंने कुछ ना कुछ क्या होगा, खरीदा होगा, तो एसेट क्या हो रही होगी, मेरी इंक्रीज हो रही है। तो जब मेरी क्या हो, एसेट इंक्रीज हो, या तो उल्टा लायबिलिटी डिक्रीज हो, या इधर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी या तो एसेट इंक्रीज हो रही होगी, उस सिचुएशन में उसको क्या बोलूंगा मैं, तो वो जो खर्चा होगा उस खर्चे को बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ये एक्सपेंडिचर बेटा क्या रोज रोज करते हैं हम इस प्रकार का नहीं, इसलिए ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ये हर बार हर रोज बैठ के हम ये खर्चा नहीं करते, हर महीने के महीने ये खर्चा नहीं करते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसका सिंपल एक्सपेंडिचर दूं, एग्जांपल दूं, तो सपोज आपके घर पे एसी इंस्टॉल किया, अब क्या बताओ, हर 5 दिन बाद आपके घर पे एसी इंस्टॉल होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता। तो बताओ क्या ये एक्सपेंस हुआ, क्या आपका आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, यस नो होगा, तो ये एक्सपेंडिचर है। हाँ अच्छा ये बताओ क्या ये एक्सपेंसेस आपकी एसेट बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी, बड़ी होगी। अगर ऐसी घर पे इंस्टॉल किया है तो हमारी एसेट
बड़ी है, तो इस खर्चे को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो बेटा आपने क्या किया था, आपने क्या लिया था, कोई लोन ली थी, उस लोन का क्या किया, रीपेमेंट, क्या किया, रीपेमेंट। अब बताओ 10,000 का रीपेमेंट हुआ है, कितने का, 10,000 का। अब 10,000 बताओ क्या आपकी जेब से गए कि नहीं गए, गए। क्या पैसे का आउटफ्लो हुआ, हाँ, तो वो एक्सपेंडिचर गिनोगे, हाँ। क्या उससे कोई एसेट बढ़ी है क्या, नहीं। लेकिन क्या कोई लायबिलिटी घटी है क्या, हाँ। तो या तो एसेट बढ़े या तो लायबिलिटी घटे, इस ये दोनों में से कोई भी सिचुएशन हिट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन टू अदर गवर्नमेंट, हम कोई दूसरी गवर्नमेंट को पैसे, जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को टेम्पररी पैसे दिए, तो ये भी क्या होता है, लोन टू अदर में पैसे जा रहे गुजरात गवर्नमेंट के पास से, हाँ जी। तो गुजरात गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, लोन टू अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो क्या होगा, एडिशन, जब क्या होता है, कैपिटल स्टॉक का एडिशन होता है, मतलब जब हम ये गवर्नमेंट के नजर से देख रहे हैं, इसलिए जब कोई रोड बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, उस सिचुएशन में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो ये हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। अब हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये हमने किसके बारे में देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बेटा अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, अब हम दूसरे प्रकार के एक्सपेंडिचर में देख रहे हैं। बेटा जिस एक्सपेंडिचर में ना ही मेरा एसेट बढ़ रहा हो, ना ही मेरी लायबिलिटी घट रही हो, अगर नहीं एसेट बढ़ रहा है, नहीं लायबिलिटी घट रही है, उस सारे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या बोलेगा, करंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये खर्चे किस नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होता है, मतलब डे टू डे या तो रूटीन नेचर में होता है या तो मंथली होता है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में करने पड़ते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, रिसिप्ट। अब रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। अब सबसे पहले हम कैपिटल रिसिप्ट को खत्म करें। कैपिटल रिसिप्ट, बेटा रिसिप्ट का मतलब बताओ कि पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पैसों का इनफ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का मतलब ये पूरी रिसिप्ट में ही इनफ्लो होगा। लेकिन जब क्या होगा, कोई इनफ्लो से या तो क्या हो, या तो एसेट कम हो। बताओ हमारे पास एयर कंडीशन था, उसको सेल आउट कर दिया, पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो रिसिप्ट हुई, हाँ। क्या एसेट कम हुई, हाँ। तो अगर मेरी एसेट कम हो रही है तो उस रिसिप्ट को क्या नाम देंगे, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अगर सपोज मेरे को कोई चीज खरीदना था जिसके लिए पैसे नहीं थे, उसके लिए मैंने लोन ली। बताओ लोन लेते हैं तो पैसे आते कि जाते हैं, आते हैं, तो वो रिसिप्ट हुई। लेकिन क्या वो लोन लेने से मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, हाँ जी बढ़ रही है, तो उस रिसिप्ट को क्या नाम देंगे, कैपिटल रिसिप्ट। तो इसमें क्या आता है, जब भी हम कोई बोरो कर रहे हैं, या तो हमने क्या किया, किसी को लोन दी थी, उसने लोन वापस लौटा दी, पैसा आए कि नहीं आए, तो कोई जब पैसा लौटाता है, रिकवरी ऑफ लोन, उसको भी कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और अदर रिसिप्ट मतलब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, जब हम क्या करते हैं, एसेट को सोल्ड ऑफ कर देते हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है, हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट आती है। अच्छा, जो भी कैपिटल रिसिप्ट नहीं होती, वो सारी रिसिप्ट को क्या नाम देते हैं हम, रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर ना ही मेरी एसेट कम होती है, ना ही मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये रेवेन्यू रिसिप्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। बेटा टैक्स रेवेन्यू में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम डायरेक्टली पे करते हैं टू द गवर्नमेंट, क्या होता है, जो हम डायरेक्टली पे करते हैं टू द गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। और जो हम गवर्नमेंट को पे नहीं करें डायरेक्टली, मतलब कि सर बेटा हमने कोई दुकान से जाके फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर वाले ने जीएसटी लगाया, उसको हम जीएसटी का पैसा देते हैं, वो हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट में डिपॉजिट करता है। तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करें, यहाँ पे पैसा क्या जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा फर्नीचर वाले के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
तो कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये प्रकार की रिसिप्ट, ये टैक्स रेवेन्यू हुआ। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट हमसे बहुत सारे फीस एंड फाइन कलेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? वो टैक्स नहीं है, लेकिन उसको क्या नाम दिया जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या बोला जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये हमने बेटा देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसिप्ट के अंदर देखा कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम आते हैं यहाँ पे अलग अलग खर्चों के बारे में। बेटा ये खर्चे आपके, ये है ना खर्चे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कितनी बार 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले ले लो रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू नाम ही सजेस्ट क्या रहा है, देखो सभी के आगे डेफिसिट है। क्या है? डेफिसिट है। डेफिसिट में बताओ खर्चा ज्यादा होता है कि इनकम ज्यादा होती है? खर्चा ज्यादा होता है। तो ये सभी के अंदर एक्सपेंडिचर क्या आएगा? आगे आएगा। ठीक है, तो ये डेफिसिट के अंदर सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, इसी को बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, बजटरी, बजटरी मतलब टोटल एज अ होल बजट का कितना डेफिसिट हुआ। बजटरी डेफिसिट मतलब टोटल एज अ होल बजट का कितना डेफिसिट है। तो यहां पे क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव। बेटा टोटल एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक और दूसरा। तो रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर में क्या लेंगे हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट कितने प्रकार की होती है? दो, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। तो आपको क्या करना है? दोनों एक्सपेंडिचर का टोटल करना है, दोनों रिसिप्ट का टोटल करना है, और एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट माइनस कर देनी है। तो वो क्या आएगी आपके पास? बजटरी डेफिसिट आती है। ओके, नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। बेटा फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? ये जो बजट डेफिसिट होता है ना, इसमें यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट में आपको मालूम है कि बोरोइंग इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? बोरोइंग। तो हमको बोरोइंग को कंसिडर नहीं करना होता, क्योंकि आपके अंदर एग्जाम में ये वाले पॉइंट के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं आएगा, इसलिए खाली मैं आपको दो फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है? जो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट एंड प्लस कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट में क्या करना है? एक्सक्लूडिंग बोरिंग लेना। या तो आपको मैं एक सिंपल से बता दूं, आपको बोरिंग को कंसिडर नहीं करना। जनरली बोरिंग कहां पे आती है? इसमें इंक्लूड होती है। और ये यहाँ पे जब इसको खोलोगे तो ये क्या है? ये माइनस और ये माइनस, मतलब बोरिंग किसका पार्ट है? माइनस का पार्ट है। और उसको इंक्लूड नहीं करना तो बोरिंग यहां से कूद के कहां जाएगा? इस साइड, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लो। कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका? बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग। ओके, ये फॉर्मूला याद रख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। बेटा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? आपने जितना फिस्कल डेफिसिट लिया था, देखो गवर्नमेंट बोलती कि भाई सुनो 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 दुनिया के लोगों, हमने टोटल बोरोइंग किया हुआ है 100 का। देखो एक काम करता हूँ, शुरू से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसा कोई नॉलेज कोई और ट्यूटर आपको नहीं देगा जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर आपने किया कितने का? 110 का। आपका टोटल रिसिप्ट थी 90 की। कितने की? 90 की। यहाँ पे कितना था? 110। आपने कितना एडिशनल खर्चा किया? 20 का खर्चा किया। आप बोलोगे, लोगों को बोलोगे कि देखो हमने सिर्फ 20 रुपए का डेफिसिट किया हुआ है। लोग बोलेंगे कि सर जी आप भूल रहे हो, आपने ड्यूरिंग द ईयर 10 रुपए का भी बोरोइंग किया था। तो आपने खाली 20 रुपए का अपने बोरोइंग नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने कितना बोरो करके बैठे हो? 10। तो पहले का 10 का बोरोइंग और अभी डेफिसिट और कितना हो गया? 20। टोटल कितना? 20। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 20 रुपए का अभी का बोरोइंग डेफिसिट और प्लस 10 रुपए का पुराना बोरोइंग आपने जो किया, तो टोटल कितना आया? 30 आएगा। मैं बोलूंगा भाई सुनो, ये जो 30 रुपए बोरिंग जो मेरे को तुम गिना रहे हो, इसमें से मैंने सपोज 20 रुपए तो इंटरेस्ट के चुकाए हैं। जो पास्ट गवर्नमेंट ने पहले की बोरिंग की थी उसके ऊपर मैंने 20 रुपए तो क्या किया है? उसके चुकाए हैं। मतलब 30 रुपए का जो डेफिसिट हुआ है उसमें से 20 रुपए तो किसके गए थे?
बोरोइंग इंटरेस्ट के जो पास्ट गवर्नमेंट ने लिया था, मतलब मैंने एडिशनल खर्चा कितना किया होगा, सिर्फ 10 रुपए ही किया होगा, क्योंकि 20 रुपए तो किसमें गए थे, इंटरेस्ट पेमेंट में, और वो इंटरेस्ट पेमेंट बिकॉज ऑफ पास्ट ईयर की बोरोइंग की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये फिस्कल डेफिसिट, और उसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करते हैं, तो क्या आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। हम बच्चों को ये वाला क्वेश्चन हमारे रेगुलर बैच में करवाते हैं, क्योंकि आपका ये वन शॉट है, इसलिए हम इसको थोड़ा स्किप करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर आते हैं। एक मिनट। ओके, अब हम हमारा टॉपिक लेते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। बेटा आपको तो मालूम है दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स आता है, जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स आता है। अगर मैं एक सिंपल सा बात बताऊं, जैसे शाहरुख खान की इनकम और एक सपोज एक लेबर है, दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा होगी, ऑफकोर्स शाहरुख खान की, तो कौन ज्यादा टैक्स पे करेगा, शाहरुख खान। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो होता है प्रोग्रेसिव मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो ज्यादा अर्न करेगा उससे ज्यादा टैक्स लेंगे, मतलब अगर लेबर क्लास का व्यक्ति उससे टैक्स नहीं लेंगे, अगर उसकी इनकम थोड़ी ज्यादा है तो उससे थोड़ा ज्यादा टैक्स, और ज्यादा है और ज्यादा टैक्स, और अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा ही अच्छी है तो आपसे 30% टैक्स लिया जाता है। मतलब ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है प्रोग्रेसिव, मतलब वो स्लैब वाइज होता है, इनकम कम टैक्स कम, इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, इनकम और ज्यादा टैक्स ज्यादा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा, शाहरुख खान और वो जो लेबर है वो एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां पे पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हैं। किसका बिस्किट खरीदते हैं, पार्ले जी का। अब मेरे को ये बताओ, वो पार्ले जी का बिस्किट 10 रुपए का होगा क्या, दोनों को 10 रुपए में पड़ा होगा, यस नो, हाँ, सपोज वो 10 रुपए में 1 रुपए जीएसटी का है, 1 रुपए जीएसटी का। बताओ शाहरुख खान ने कितना जीएसटी पे किया होगा सेलर को, 1 रुपए, और वो लेबर ने 1 रुपए। कहने का मतलब क्या, जो जीएसटी होता है ना वो सबके लिए इक्वल होता है, वो ये नहीं देखता कि खरीदने वाला व्यक्ति शाहरुख खान है कि लेबर वर्क है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो प्रोग्रेसिव होता है, गवर्नमेंट जो लोग से टैक्स लेती है वो देखती है, अगर इनकम नील है, कम, बहुत ज्यादा कम है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स सभी के लिए क्या होता है, इक्वल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव। जबकि डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एग्जांपल लिख दिया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसके एग्जांपल सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एटसेट्रा। ओके, ये बेटा जी जो हमारा जीएसटी आया था इसने रिप्लेस किया था किसको, इसने जो पुराने जो टैक्सेस चलते थे उसको रिप्लेस किया था, जिसके अंदर एक्साइज ड्यूटी आता था, सर्विस टैक्स आता था एंड कस्टम ड्यूटी आता था, उस सबको वहां पे रिप्लेस करके न्यू टैक्स लेके आया जिसका नाम रखा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट रखा था। ठीक है, और ये बेसिकली कब आया था, ये आया था 1 जुलाई 2017। बेटा ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी डेट को ये आया था। ठीक है, ओके, कौन कौन से टैक्स जाते हैं, कौन कौन से टैक्स जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं वैट, परचेज टैक्स। रुको, यहाँ पे ना दो प्रकार थे, एक तो सेंट्रल के टैक्स भी रिप्लेस हुए, स्टेट के टैक्स भी रिप्लेस हुए। सेंटर के कौन से टैक्स रिप्लेस हुए, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, मतलब जो पूरे इंडिया को चलाती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लाती थी, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ये सब क्या हो गए, अबोलिश हो गए, खत्म हो गए, वो सब किस में मर्ज हो गए, जीएसटी में। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेती थी। स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लेती थी, वैट, परचेज, ऑक्ट्रॉय, सेल टैक्स, एंटरटेन, ये सब भी टैक्स क्या हो गए, खत्म हो गए, ये भी किस में मर्ज हो गए, जीएसटी में। अब मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, आप सोचो एक व्यक्ति पहले सीएसटी पे करता था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, उसके अलावा स्टेट वालों को वैट, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट, कितने सारे टैक्सेस होते थे। एक बिजनेसमैन को बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप बिजनेस पे फोकस करोगे कि टैक्स पेमेंट में करोगे। एक काम करता हूं, मैं इतने सारे टैक्स को निकाल देता हूं, और उसको निकाल के वो उन्होंने टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया और क्या ला दिया, जीएसटी। बेटा जीएसटी, आप कन्याकुमारी में बैठो
कि यहाँ पे आप कश्मीर में बैठो, आप गुजरात में बैठो कि वेस्ट बंगाल में बैठो, सभी के लिए जीएसटी का रेट क्या होता है, सेम होता है। जीएसटी का मेथड ऑफ कैलकुलेशन सेम होता है। जीएसटी का टैक्स पेमेंट हुआ, कैलकुलेशन हुआ, सारी जो प्रोसीजर है वो सब क्या होती है, सेम होती है। तो अब जो पहले स्टेट वाइज था ना कंसेप्ट, वो निकल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेप्ट वो निकल गए। अब हमारा सिंप्लीफाइड टैक्सेशन हो गया। इसे बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है। कस्टम ड्यूटी अभी भी हमारा यहाँ पे चालू है। रीजन फॉर इंट्रोडक्शन, ये मैंने आपको बता दिए सारे रीजन। यहाँ पे क्या होता था, स्टेट सेंट्रल भी कलेक्ट करी, स्टेट भी कलेक्ट करी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता था। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट के अंदर डिफरेंट टैक्सेस होते थे, तो बहुत बर्डन हो जाता था। यहाँ पे टैक्स बर्डन, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का बर्डन भी बहुत ज्यादा हो जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी। यहाँ पे हम कैसा टैक्स आता है, सिंगल टैक्स। जो डिफरेंस इन टैक्स रेट्स होते थे ना, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स, उसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। मैंने आपको बोल दिया पूरे इंडिया में क्या होता है, जीएसटी का रेट फिक्स होता है, पहले ऐसे नहीं होता था। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन, पहले क्या होता था, एक स्टेट, गुजरात स्टेट है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग, राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग, पंजाब का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कितने सारे, क्योंकि हर एक स्टेट के अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर थे, तो वो अपने स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग आदमी को बैठाते थे। लेकिन अब निकल गया। अब क्या हो गया, एक तो पहले क्या होता था, पहले सब फिजिकल फॉर्म होते थे। क्या होते थे, फिजिकल फॉर्म का सबमिशन, फिजिकल फॉर्म से वेरिफिकेशन, फिर उसकी स्क्रूटनी वगैरह, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब ऐसा नहीं रहा। अब क्या हो गया, अब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। सब कुछ क्या हो गया, आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है, ऑनलाइन ही प्रोसेस हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का लोड भी क्या हो गया, कम हो गया। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपका सिंपल हो गया। मेक डिजिटल प्रोसेस फॉर टैक्स कलेक्शन, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, डिजिटल किया जाता है। टैक्स की चोरी क्या हो गई, कम हो गई। रिड्यूस बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन पीपल के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, या तो आप उसको यूटीजीएसटी भी बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, आईजीएसटी। जब बेटा विद इन अ स्टेट सेल किया जाता है तो क्या लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर विद इन सेम यूनियन टेरिटरी होगा, तो इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी क्या लगेगा, यूटीजीएसटी इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी, क्योंकि स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी में क्या लगता है, यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी। इन शॉर्ट, विद इन सेम स्टेट या तो विद इन सेम यूनियन टेरिटरी हो तो एक टैक्स तो फिक्स है, कौन सा, सीजीएसटी। अगर स्टेट होगा तो क्या आएगा, एसजीएसटी। यूनियन टेरिटरी हुई तो यूटीजीएसटी होगा। लेकिन हम विद इन सेम स्टेट में सेल नहीं करे, हम गुजरात वाला राजस्थान वाले को सेल कराए, उस सिचुएशन में क्या आएगा, उस सिचुएशन में आएगा आपका आईजीएसटी। ओके बेटा जी, अकाउंट्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक होता है इंट्रा सेल्स और दूसरा होता है इंटर। कौन सा सेल होता है, इंटर सेल होता है। इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन अ स्टेट, वहां पे लगता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। लेकिन इंटर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड स्टेट, वहां पे कौन सा लगता है, आईजीएसटी। ओके, अब इसमें अलग अलग रेट्स हैं। जैसे जीरो रेट को आप क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्टेड। ये जो जीरो रेट मतलब एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, मतलब यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लग रहा है। यहाँ पे बेटा जी क्या होगा, यहाँ पे आपका जो टैक्स रेट लिया जाता है, जीरो रेट लिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, जो बहुत ज्यादा जरूरी नेसेसरी गुड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ पे सभी को सेम टैक्स पे करना है, इसलिए लोगों के ऊपर, जो खास कर जो गरीब लोग है, उस पर बर्डन ना बढ़े, इसलिए कैसा टैक्स लेती है, जीरो रेट। जैसे कि एग्रीकल्चर, वेजिटेबल, सीरियल्स, एजुकेशन, हेल्थ, ये सभी को चाहिए होती है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है लाइफ की, इसलिए इस पे टैक्स किया जाता है जीरो। ठीक है। लेवल ऑफ रेट, उसके अलावा क्या रेट होते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, इस तरह से अलग अलग रेट देती है। सर अलग अलग लेने की क्या जरूरत है, एक ही रेट रख दिया होता था। एक रेट रखने में क्या होता है, गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ जाता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो नेसेसरी वाली होती है उस पर 5% या तो 12% रखती है, और जो लग्जरी होती है वो 18%, और जो मोस्ट लग्जरी जैसे कि सपोज कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वो गरीब लोग नहीं खरीद सकते, इसलिए उन पे क्या करती है, हाई रेट लगती है। मतलब अमीर से ज्यादा टैक्स ले, इसलिए उनसे हाई रेट लेगी। जो सभी को चाहिए होता है, नेसेसरी होती है, उस पर टैक्स रेट कम होता है। ओके,
कंपनसेशन टू द स्टेट। बेटा अब ये कोई काम का है नहीं, बाकी मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या था। जब स्टेट के सारे टैक्स मर्ज होके जीएसटी में कन्वर्ट हुए तो स्टेट को लॉस नहीं हो, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे। कितने साल तक? 5 साल तक। तो उसी को बोला जाता है कंपनसेशन टैक्स, ठीक है। उसके अलावा इन द इनिशियल, इसके अलावा क्या है, देखो कुछ चीजें हैं ना जिसमें अभी भी क्या लग रहा है, अभी भी हमारा पुराना टैक्स लगता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड, नेचुरल गैस। तो यहाँ पे अभी भी वहाँ पे पुराने चीज चल रहे हैं। टैक्स क्रेडिट सिस्टम, टैक्स क्रेडिट सिस्टम का क्या मतलब होता है बेटा, ये चीज आप ऑलरेडी अकाउंट्स में कर चुके हो। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप गुड्स को क्या करते हो, बेचते हो, तो आपका आउटपुट जीएसटी आता है कि नहीं आता? हाँ, आउटपुट जीएसटी आता है। आपका आउटपुट जीएसटी कितना है? 1,40,000। मतलब ये गवर्नमेंट को आपको पे करना है। लेकिन रुको, आपने क्या कुछ परचेस किया था? हाँ परचेस किया था। कितने का? 1,35,000 का। ये आपका क्या हुआ? इनपुट हुआ। तो आउटपुट माइनस इनपुट, क्या एडिशनल पेमेंट करने का रहा है? हाँ, तो वही गुड्स को आप क्या करोगे, वही अमाउंट को आप पे करोगे। लेकिन सपोज जितना मेरा आउटपुट है उतना ही मेरा इनपुट है, तो क्या कोई पेमेंट करने का आएगा? नहीं। अच्छा, अगर मेरा आउटपुट है 1,40,000 लेकिन इनपुट कितना है? 1.5 लाख, क्या कोई पेमेंट करने का आएगा? नहीं। ऊपर से आपके पास इतना पैसा एक्स्ट्रा क्रेडिट बोलेगा जो आप नेक्स्ट टाइम के पेमेंट के अंदर उसको पेमेंट कर दोगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये जो कंसेप्ट था बजट के ऊपर का, बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में और फटाफट आपका ये क्विक रिवीजन करवा दिया। कमेंट में बताना कि पहले आपको चैप्टर कैसा लगता था और ये वीडियो के बाद अब आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। अगर पहली बार अगर ये चैप्टर को अंडरस्टैंड करें, मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको 2 बार तो मिनिमम सुने और दूसरी बार स्पीड में सुनना, ताकि क्या हो, सारी चीजें वापस से रिकॉल हो जाए और फिर जाके अपने बुक्स के अंदर से कंसेप्ट पढ़ना, सारी चीजें आपको आसानी से लगेगी। और कौन सा कोई वीडियो चाहते हैं या तो वन शॉट चाहते हो, बताना जरूर। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।